नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में हमने पिछले हफ्ते एक जजमेंट की बात करी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सब बायर्स को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दिलवाया जिनके फ्लैट्स डिले हो गए थे। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम रेरा के ऊपर यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर कुछ कंटेंट बनाएं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। हमने पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ा और ये देखा कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है और अब से लेकर अगले 5 वीडियो हमारे रेरा को ही डेडिकेटेड हैं। पहले वीडियो में हम बात करेंगे रेरा इन जनरल की और किस तरह से एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करा सकता है। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की और रियल एस्टेट एजेंट्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तीसरे वीडियो में बात करेंगे प्रोमोटर्स और एलओटीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। चौथे वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप खुश नहीं हैं अपने बिल्डर से तो कैसे आप रेरा को अप्रोच कर सकते हैं और क्या वहाँ पे एक एडजुडिकेशन का मैकेनिज्म है। और लास्टली हम बात करेंगे कि रेरा को इम्प्लीमेंट हुए अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, तो हर स्टेट में रेरा की आज की क्या स्थिति है। पहले वीडियो के पहले भाग में हम बात करेंगे रेरा इन जनरल की। रेरा क्या है, उसे क्यों लाया गया, किस पर वो लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेरा। रेरा के आने के 4 मुख्य कारण थे। पहला, रेरा रेगुलेट करता है रियल एस्टेट सेक्टर को और उसे प्रमोट भी करता है। दूसरा, रेरा इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदा जाए। तीसरा, रेरा की मदद से लोगों के इंटरेस्ट यानी बायर्स के इंटरेस्ट को अब प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और चौथा, अगर एज अ बायर आप खुश नहीं हैं बिल्डर के अगेंस्ट, आप रेरा में जा सकते हैं और वहां उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। पर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से एक्ट बनाना पड़ा। अगर आपको याद हो तो पहले जब भी बिल्डर्स अपना एडवर्टाइजमेंट देते थे तो उसमें बहुत सारी लुभावनी बातें करते थे। लुभावनी बातें जैसे 80% एरिया जो है वो खाली रहेगा, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। पर जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होती थी तो पता चलता था कि सिर्फ 50% ही खाली रहा, या आपका लिया हुआ पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। ऐसी तमाम चीज़ें थीं और ऐसी तमाम अनियमितताएं थीं जिनके चक्कर में लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। सरकार को ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और तभी सरकार इस एक्ट को लेके आई। कब बना ये एक्ट? ये एक्ट 2016 में पार्लियामेंट ने पास किया, पर लागू होते होते इसके कुछ प्रावधान 2016 में लागू हो गए थे, लेकिन बाकी प्रावधान पूरी तरह से ये 2017 में मई महीने में लागू हुआ। बात करते हैं कि ये एक्ट किन किन प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है। तो ये एक्ट उन सभी प्रोजेक्ट्स पर तो लागू होता ही है जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद शुरू हुए हैं। तो 2017 मई के बाद जो भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उन पर यह एक्ट लागू होता है। पर यह एक्ट उन सब प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होता है जो 2017 मई से पहले से चल रहे थे और उन प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। अब बात करते हैं कि ये एक्ट किन किन प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये उन सब प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होता जिसमें बिल्डर ने पहले से कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है। ये एक्ट उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू नहीं होता जहां पर जो टोटल लैंड है जिस पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम हो। ये एक्ट उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू नहीं होता जहां पर जो टोटल यूनिट बननी है, चाहे वो अलग अलग फेजेस में बननी हो, वो 8 या 8 से कम है। और फाइनली ये एक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी लागू नहीं होता जहां पर बिल्डर रेनोवेशन करा रहा है। पर देखने वाली बात यह है कि अगर रेनोवेशन का हवाला देते हुए बिल्डर एडवर्टीजमेंट दे दे और वो कहे कि मैं 20-25 और फ्लैट्स बेच दूं, तब ये एक्ट लागू होगा। तो ये तो बात हुई कि रेरा इन जनरल क्या है, क्यों इसे लाया गया, किन किन प्रोजेक्ट्स पे लागू होता है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे लागू नहीं होता। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट की। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे किस तरह से एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद वो काम ठीक से नहीं करता तो बायर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाए या एक्सपायर हो जाए तो बायर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं, और तमाम चीज़ें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड।
तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या एक बिल्डर एज अ बिल्डर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो जी नहीं, एक बिल्डर अपने आप को एज अ बिल्डर रजिस्टर नहीं करा सकता। फॉर एग्जांपल सुपरटेक बोले कि मैं एज अ सुपरटेक रजिस्टर करा लूँ, नहीं। सुपरटेक के जितने भी, फॉर एग्जांपल नोएडा में अगर उसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसे 10 के 10 प्रोजेक्ट्स को अलग अलग नाम से, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर कराना पड़ेगा। सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट्स ही नहीं, अगर वो एक प्रोजेक्ट के को मल्टीपल फेजेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो भी उसे हर फेज को भी अलग से रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एक प्रमोटर को जब वो रजिस्टर कराने जाएगा तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले उसे प्रोजेक्ट का नाम बताना पड़ेगा, फिर उसे ये बताना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट का एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लैंड जो है वो कहाँ पर है। फिर उसे ये बताना पड़ेगा कि जो उसकी लैंड है उसकी उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में उसने और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो कितना डिले में हैं, और अगर उस पर कोई केसेस चल रहे हैं तो वो सब उसे बताना पड़ेगा। उसे वो सारे पेपर्स दिखाने पड़ेंगे जिसमें उसे सैंक्शंस मिली हों कि वो इस प्रोजेक्ट को बना सकता है। उसे वो सारा प्लान देना पड़ेगा जिसमें वो बताएगा कि उसका पूरा एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, कितने फ्लैट्स वो बनाने वाला है, कितना कवर्ड एरिया होगा, कितनी बालकनी होगी, कितनी गैराजेज होंगी, कितना गैराज का एरिया होगा, वो सब चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी। उसे बताना पड़ेगा कि जो ये प्रोजेक्ट वो बना रहा है ये पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरी है या किसी और तरीके से। उसे जितने भी प्रमोटर्स हैं उन सबके नाम देने पड़ेंगे और उनकी फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि कल को वो इस प्रोजेक्ट को कब ख़त्म करेगा, और आखिर में उसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उन सभी के नाम और उन सब के डिस्क्रिप्शन उसको रेरा को देनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें बिल्डर को रेरा में आवेदन देते हुए बतानी पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें अल्टीमेटली एक बायर को भी अवेलेबल होंगी जब वो उसकी साइट पे या उसके सेक्शन में जाके देखेगा। तो ये तो ही रजिस्ट्रेशन के आवेदन की बात। पर कैसे कंफर्म होगा कि रजिस्ट्रेशन माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा। अथॉरिटी के पास 30 दिन का वक्त है। अगर अथॉरिटी संतुष्ट है जो भी आवेदन दिया गया है तो अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगी। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद एक लॉगिन और पासवर्ड बिल्डर को दिया जाएगा और बिल्डर से कहा जाएगा कि वो अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन साइट पर डाले। अगर अथॉरिटी संतुष्ट नहीं है तो अथॉरिटी इस आवेदन को रिजेक्ट भी कर सकती है। पर जब भी आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा तो वो एक सुनवाई का मौका बिल्डर को जरूर देगी। अगर किसी कारणवश अथॉरिटी ना तो कंफर्म कर पाती है और ना ही रिजेक्ट कर पाती है और 30 दिन बीत जाते हैं तो अथॉरिटी को मैंडेटरली 7 दिन के अंदर अंदर एक लॉगिन पासवर्ड बिल्डर को देना होगा जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल सके। अब बात करते हैं कि कितना वैलिड होगा ये रजिस्ट्रेशन। तो जो वैलिडिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है, या फिर हो सकता है कि कोई डेट लिखी जाए कि ये रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर डेट तक वैलिड है। अब चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया, पर क्या ऐसे कारण हो सकते हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी किया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी खुद से ही स्वतः ही संज्ञान ले ले और रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटी किसी की कंप्लेंट के ऊपर, किसी बायर की कंप्लेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन को रिवोक करे। पर रिवोक किन कंडीशंस में होगा? रिवोक इन कंडीशन में हो सकता है कि जो भी वादे बिल्डर ने किए उन वादों के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, या जो भी पैसे वो लोगों से ले रहा है वो पैसे ठीक तरह से नहीं लगा रहा है, या वो कुछ इस तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ कर रहा है जिससे प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता चला जाएगा। अगर ऐसी सब बातें अथॉरिटी के सामने लाई जाएंगी तो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी कर सकता है। पर जब भी रिवोक किया जाएगा उससे पहले वो बिल्डर को एक चांस जरूर देगा अपनी बात रखने के लिए। अब बात यह है कि अगर रिवोक हो गया तो लोगों का क्या होगा, उन बायर्स का क्या होगा। तो अथॉरिटी के पास ये पावर्स हैं कि वो गवर्नमेंट के पास जाए, जो भी संबंधित गवर्नमेंट है उससे बात करे, उसे बताए कि ये सिचुएशन है और गवर्नमेंट से हेल्प ले उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। या फिर वो ऐसा भी कर सकती है कि जो एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ है
उससे बात करें और अगर एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ सामने आती है और वो कहती है कि हम इसे पूरा करेंगे, तो वो उनका फर्स्ट चांस बनता है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करें। अब बात करते हैं कि क्या किसी प्रोजेक्ट को या किसी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जी हाँ, अगर एक बिल्डर एक वैलिड रीज़न लिखित में अथॉरिटी को दे तो अथॉरिटी उस रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकती है। वैलिड रीजंस में जैसे अर्थक्वेक आ जाना या बाढ़ का आना या किसी कैलेमिटी का हो जाना, ये सब एक्ट में दिए गए हैं। तो ये था लेखा जोखा पहले वीडियो में कि रेरा एक्ट इन जनरल क्या है और किस तरह से एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य डेफिनेशंस की जो इंपॉर्टेंट है रेरा के कॉन्टेक्स्ट में, और रियल स्टेट एजेंट के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन सवालों को या तो कमेंट्स के जरिए ही आंसर करने की कोशिश करेंगे या बाकी के जो 4 वीडियोज़ हैं उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे और भी वीडियोज़ कानून पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।